नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम भी यहां पर देखेंगे और कुछ विशेष प्रकार का जो माध्यम होते हैं उनके लिए अपवर्तनांक की वैल्यू भी हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए एक डायग्राम की सहायता से इसको समझेंगे, फिर इसको हम डिफाइन भी कर देंगे दोस्तों। कि जैसे ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है। जैसे इधर कोई हमारे पास में पहला माध्यम है, इसको हम माध्यम फर्स्ट कह रहे हैं। ये हमारे पास में कोई दूसरा माध्यम है जिसको माध्यम सेकंड कह रहे हैं, और ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है जिसको हम अंतरपृष्ठ कहते हैं। इसको हम एम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे अंतरपृष्ठ कहा जाता है दोस्तों। अब पहले माध्यम में कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, और ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो यदि यहां पर कोई दूसरा माध्यम नहीं आता तो ये बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है, इस तरीके से अपना पथ निर्मित करती। बट जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, और जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित होने की जो घटना होती है दोस्तों, उसी घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि दो माध्यमों को अलग करने वाला जो पृष्ठ है इसको हम अंतरपृष्ठ कहते हैं, एम डैश से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। इसके साथ में जो प्रकाश की किरण जो आ रही है और अंतरपृष्ठ पर जिस बिंदु पर टकरा रही है उसके ठीक उस पृष्ठ के ठीक लंबवत हमने एक और रेखा ली है जिसको एन डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अभिलंब कहा जाता है दोस्तों, इसे अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहा जाता है। ये वाली प्रकाश की किरण जो अंतरपृष्ठ पर आकर टकरा रही है इसको हम आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश की किरण अंतरपृष्ठ से आकर टकरा रही है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और जो दूसरे माध्यम में अंतरपृष्ठ के जो पृष्ठ है वहां से विचलित हुई जो प्रकाश की किरण अपने पथ से मुड़ गई है, इस प्रकाश किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं दोस्तों। इस प्रकाश किरण को अपवर्तित प्रकाश किरण कहा जाता है, अपवर्तित किरण कहा जाता है दोस्तों। अंतरपृष्ठ के ठीक लंबवत होता है ये अभिलंब, एन डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य का जो कोण है इसको हम आपतन कोण कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो ये है आपतन कोण, आई से प्रदर्शित किया जाता है। और ये हमारे पास में है अपवर्तन कोण जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये वाला जो एंगल होता है इसको आर से प्रदर्शित करेंगे, अपवर्तन कोण कहलाता है दोस्तों। तो एक बार जो अपवर्तन की डेफिनेशन है वो समझ लेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके अपने पथ से विचलित हो जाने की जो घटना है उसी को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके अपने पथ से विचलित हो जाने की जो घटना है उसी को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके अपने पथ से, तो
उसके अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से मुड़ जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह है उसका किरण आरेख, और इस किरण आरेख से इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के 3 नियम हैं। तीनों नियम यहां पर देखेंगे। कौन कौन से नियम है वो समझ लीजिए पहले। देखिए दोस्तों, पहला जो नियम है वो ये कहता है कि आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये वाली प्रकाश की किरण, ये वाली प्रकाश की किरण और ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में है। जैसे इसे बोर्ड के तल में है, तो वैसे ही हर एक परिस्थिति में जब अपवर्तन होता है तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक पृष्ठ के अंदर ही विद्यमान रहेंगे। तो दोस्तों, ये है पहला नियम। क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि अपवर्तन की घटना में आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दोस्तों, तीनों एक ही तल के अंदर मौजूद होते हैं, स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है, समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा जो नियम है अपवर्तन का, उसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम आप सुन लेंगे कि स्नेल का नियम यह कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो नियत रहता है, और उस नियतांक को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। देखिए दोस्तों, ये जो वैल्यू है नियत रहता है, इस नियतांक को अपवर्तनांक कहा जाता है। जो नियतांक हमारे पास में आता है, नियत वैल्यू आती है, उसको हम अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। आपतन कोण होता है I, तो उसकी ज्या हो जाएगी साइन I। अपवर्तन कोण की ज्या हो जाएगी साइन R, और इन दोनों का जो अनुपात है दोस्तों वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। और जो कांस्टेंट है उसको हम n21 से पुट करेंगे। n21 से लिख सकते हैं, इसको n2 बट्टे में n1 से लिख सकते हैं, इसको c1 बट्टे में c2 से भी लिख सकते हैं, इसको λ1 बट्टे में λ2 से भी इसको पुट कर सकते हैं। एक एक करके हम आप लोगों को समझाएंगे कि यहां पर ये λ1, λ2 और जो c1 c2 है वो क्या क्या चीजें हैं। देखिए दोस्तों, स्नेल का नियम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियत वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है। दोस्तों, यहां पर आप समझेंगे ये जो नियतांक है n21, इस n21 को कहते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। एक एक करके इसको क्लियर करेंगे कि माध्यम 1 के सापेक्ष
माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपूर्णांक होता है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहलाता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं ये जो n21 होता है दोस्तों, n2 बट्टे में n1 के बराबर होता है। इस n2 को हम कहते हैं माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसको हम निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। देखिए यहां पर देखेंगे जो n1 है वो है माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए सापेक्ष का मतलब तो है उसमें 2 होंगे, निरपेक्ष का मतलब 1 ही है, और इसको यदि सापेक्ष के रूप में भी कहें तो आप निर्वात के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक कह सकते हैं। ये जो C1 है वो है माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, और ये जो C2 है वो है माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, जिसमें से प्रकाश की किरण माध्यम 1 में से 2 में जाती है तो उसकी वेलोसिटी भी देखो चेंज हो जाती है दोस्तों। C2 वेलोसिटी हो जाती है, तो माध्यम 2 में ये है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। फिर हम बात करते हैं ये जो λ1 है वो माध्यम 1 में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, माध्यम 1 में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, माध्यम 1 में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। और ये जो λ2 है वो है माध्यम 2 में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, माध्यम 2 में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है दोस्तों। तो ये है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम तो इतना ही है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियत रहता है, जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है। इसको हम मैथमेटिकल रूप में sin i अपॉन में sin r इक्वल टू n21 से पुट कर सकते हैं, जहां जो n21 होता है वो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहलाता है। इसको हम n2 अपॉन में n1 से भी लिख सकते हैं, जहां n2 माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, n1 माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसे हम C1 अपॉन C2 के इक्वल भी रख सकते हैं, जहां C1 माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, C2 माध्यम 2 में प्रकाश का वेग होता है। इसे λ1 अपॉन λ2 के इक्वल भी रखा जा सकता है, जहां λ1 माध्यम 1 में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, λ2 माध्यम 2 में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है दोस्तों। जो तीसरा नियम है वो क्या है, जो तीसरा नियम है दोस्तों समझ लेंगे। थर्ड जो नियम है क्या है कि जो अपवर्तित प्रकाश है, अपवर्तित प्रकाश की जो चाल होती है दोस्तों वो बदल जाती है। वो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी है, चाल बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। देखो तरंग दैर्ध्य बदल जाती है तो चाल बदल जाएगी। तरंग दैर्ध्य बदलने का मतलब है रंग बदल जाता है, रंग परिवर्तित हो जाती है, ये परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाती है। जबकि आवर्ती अपरिवर्तित रहती है दोस्तों, आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, आवर्ती में कोई बदलाव नहीं आता। आवर्ती जैसे आपतित प्रकाश किरण की थी वैसे की वैसे ही रहती है, जबकि आवर्ती अपरिवर्तित रहती है दोस्तों। तो ये थे हमारे पास में अपवर्तन के 3 नियम। अब हम अपवर्तनांक को परिभाषित करते हैं यहां पर। दोस्तों अब हम परिभाषित करने वाले हैं अपवर्तनांक को। अपवर्तनांक वैसे तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, अलग अलग माध्यमों के लिए इसका मान अलग अलग होता है, लेकिन यदि हम इसको परिभाषित करें तो किस तरीके से करें कि देखिए दोस्तों, इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने का जो गुण होता है उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए दोस्तों क्या कहा जा सकता है कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है,
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने का गुण है, उसी को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहलाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने अपवर्तनांक को परिभाषित किया है और यहां पर अपवर्तनांक का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यमों के लिए अपवर्तनांक की जो वैल्यू होती है दोस्तों अलग अलग होती है। अपवर्तनांक का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है दोस्तों, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यमों के लिए जो अपवर्तनांक है उसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। यदि हम एक टेबल के जरिए इसको समझाने का प्रयास करें तो देखिए, हम एक तरफ ले रहे हैं दोस्तों माध्यम और दूसरी तरफ हम लेंगे अपवर्तनांक। कुछ माध्यम यहां पर हम लेंगे और उनके अपवर्तनांक यहां पर हम पुट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यम। जो हमारे पास में पहला जो माध्यम मतलब निर्वात ले रहे हैं जहां पर वायु भी नहीं हो, तो उसका जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों 1 होता है और अन्य सभी माध्यमों का जो अपवर्तनांक है वो निर्वात के सापेक्ष ही हम निर्धारित करते हैं, जिसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो निर्वात के लिए इसकी जो अपवर्तनांक है उसकी वैल्यू होती है 1। फिर हम बात करते हैं वायु, तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.0003 नियरली इक्वल टू उसको 1 पुट कर सकते हैं दोस्तों, कि जो वायु का अपवर्तनांक है वो लगभग 1 के इक्वल होता है 1.0003 और उसको 1 के बराबर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय वायु का जो अपवर्तनांक है दोस्तों वो हम 1 ही लेकर चलते हैं। फिर हम बात करते हैं जल की, तो जल का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय हम 4/3 लेंगे और वैसे 1.33 होता है, तो 4/3 को हम 1.33 पुट कर सकते हैं दोस्तों। फिर हम बात करते हैं गिल्सरीन की, तो जो गिल्सरीन होती है दोस्तों उसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.47। जो कांच है उसका अपवर्तनांक दोस्तों होता है 3/2। यदि आपको केवल कांच कहा जाए तो 3/2 से आप बता सकते हैं, कह सकते हैं दोस्तों। तो जो कांच है उसका अपवर्तनांक होता है 3/2, जिससे हम 1.5 भी कह सकते हैं। इसमें यदि कांच की क्वालिटी यदि कोई दूसरी दी हुई हो, फ्लिंट कांच आता है इसमें, तो जो फ्लिंट कांच होता है दोस्तों उसका जो अपवर्तनांक होता है वो साधारण कांच की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.59 के समथिंग होता है दोस्तों। तो थोड़ा सा भिन्न होगा। यदि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सिर्फ कांच कहें तो 3/2 यूज में लीजिएगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं हीरे की। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 12/5 होता है, जिसको हम 2.4 भी कह सकते हैं। तो ये है हमारे पास में कुछ माध्यम और उनके अपवर्तनांक, और इन माध्यमों की जो अपवर्तनांक है वो आप लोगों को जनरली याद रखने चाहिए, अति आवश्यक ही समझ लीजिए दोस्तों। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर बताते हैं। इन अपवर्तनांकों के आधार पर ही हम ये बता सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, या तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी या अभिलंब के पास आ जाएगी। अभिलंब से दूर हट जाती है या पास आ जाती है, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी रहेगी। वो डिपेंड करता है दोनों माध्यमों में से किसका अपवर्तनांक अधिक है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहां पर आप लोगों को समझा रहा हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल से किसमें करेगी प्रवेश? सघन में जब प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से
अभिलंब के पास में आ जाएगी। इस तरीके से होगी घटना। ये हमारे पास में है अंतरा पृष्ठ एम डैश, ये है अभिलंब एन डैश, और ये वाली कोई प्रकाश की किरण है जो कि यहां से जा रही थी, वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, थोड़ी सी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस तरीके से इधर की ओर मुड़ जाएगी दोस्तों, अभिलंब की ओर थोड़ी सी विस्थापित हो जाती है दोस्तों। और यहां पर आप देखेंगे कि ये वाला जो कोण है वो है आई, ये वाला कोण है वो आर। यहां पर जो आई है वो बड़ा होता है, आर है वो छोटा होता है दोस्तों। तो यहां पर आप देख लेंगे कि जो अभिलंब है, यहां से आपतन कोण जो आई है वो बड़ा होगा, आर छोटा होगा। ये वाला माध्यम है वो विरल माध्यम है दोस्तों। और प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसमें आप देख लेंगे कि इसका अपवर्तनांक है, इसका अपवर्तनांक यदि निरपेक्ष अपवर्तनांक n1, इसका n2, तो यहां पर n1 छोटा और जो n2 है वो बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है साइन आई अपॉन में साइन आर, वो n2 अपॉन में n1 के इक्वल होती है। आई बड़ा तो n2 भी बड़ा। तो जो हम आपको स्नेल के नियम से भी समझाएं तो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू होता है n2 अपॉन में n1। आई बड़ा तो n2 बड़ा, तो यहां पर आई बड़ा है इसलिए n2 बड़ा होता है दोस्तों। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा, पहले का कम, तो आपतन कोण अधिक होगा। फिर हम यदि बात करें कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। सघन माध्यम से कहां जा रही है? विरल माध्यम में। ये हमारे पास में है अंतरा पृष्ठ एन डैश, ये है अभिलंब एन डैश, और ये हमारे पास में है कोई प्रकाश की किरण। ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो सीधी यहां से जानी चाहिए थी, बट ये अभिलंब से थोड़ी सी दूर हट जाती है। यहां पर आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों ये वाला जो माध्यम होता है वो है सघन माध्यम, और ये जो प्रकाश की किरण जिसमें प्रवेश कर रही है वो है विरल माध्यम। यहां पर आप देख लेंगे कि जो आई है वो छोटा, आर है वो बड़ा। यहां पर इसका जो अपवर्तनांक है n1, इसका अपवर्तनांक है n2, तो यहां पर n1 बड़ा होगा, n2 छोटा होगा दोस्तों। तो जो अपवर्तनांक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से दूर हटेगी या उसके पास में आएगी। हालांकि पथ से विचलित होना तो तय है। तो दोस्तों ये था प्रकाश का अपवर्तन, और इस प्रकाश के अपवर्तन में आपने प्रकाश के अपवर्तन को एकदम सिंपल भाषा में आसानी से समझा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।